लाओ बताओ कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन, द आइगन स्टेट करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। ठीक है, अभी करवाते हैं ये वाला क्वेश्चन। उससे पहले एक बार अपन अभी तक जो भी पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, 15-20 मिनट लगेगी, एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन ने ग्राफ थ्योरी पढ़ी। ठीक है, ग्राफ थ्योरी के लेक्चर्स सबको पता, ग्राफ थ्योरी के जो ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं सबको पता है। ठीक है, मेनली देखो तुम्हारे पास में, जैसे अभी मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, अभी मैं ओनली एग्जाम पर्पज के लिए बात कर रहा हूँ। जैसे आगे अपने वन डायमेंशन बॉक्स टॉपिक आएगा, ठीक है, स्टेप पोटेंशियल आएगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर आएगा, उनके लिए तो मेनली ग्राफ काम में आएंगे। जैसे y इक्वल टू e⁻x का सबको पता होगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, y इक्वल टू e⁻⁻x का कैसे आएगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसा ही आता है। अच्छा, -e⁻x का नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा, जस्ट इसका मिरर इमेज बन जाएगा अपने पास में। ठीक है, y इक्वल टू e⁻x स्क्वायर का गाउसियन टाइप का होगा तो तुम्हारे पास ऐसे बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू x e⁻x स्क्वायर का, पहले नेचर किसका आएगा, y इक्वल टू x का, उसके बाद में e⁻x स्क्वायर का, ये -x की वजह से तुम्हारे पास ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y इक्वल टू 4x स्क्वायर -1 e⁻x स्क्वायर का कैसा आएगा, x बराबर 0 पे -1, उसके बाद नेचर किसका आएगा, x स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर दूं तुम्हारे पास में, उसके बाद नेचर किसका आएगा, e⁻x स्क्वायर का, तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसमें नोड पूछे कितने हैं, नोड जहां पे वेव फंक्शन 0 बन जाता हो, है ना, वैनिश हो जाता हो, तो 1 2, ये आपके पास 2 नोड हो गए इसके। ठीक है, ये सारी चीजें काम में आएंगी, ये जो नोड बताएं ये भी काम में आएगा आपका। ठीक है ना, तो ऐसे तुम्हारे पास ग्राफ थ्योरी, और बाकी तुमने x log x, x sin x, ठीक है, sin x, cos x, tan x। अब tan x का ग्राफ जैसे काम में आएगा, जब अपन फाइनाइट पोटेंशियल वेल पढ़ेंगे तो वहां पे तुम्हारे पास में tan x का ग्राफ काम में आएगा, अब वो आपको पता होना चाहिए, पता होगा सबको। कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे बनता है क्या, कुछ इस तरह से बनता है तुम्हारे पास में। ठीक है ना, तो वो सारे ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तभी आगे के टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे, है ना। कुछ मोस्ट मैंने बता दिए हैं, ये ग्राफ उन टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में अपन ने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसके अंदर फॉर्मूला तुम्हारे पास में, जैसे प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला पता है क्या होता है, यू न्यू इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब एच न्यू e⁻h अपॉन kBt -1। ठीक है, इसी से अपन ने जो एक्सपेरिमेंटल कर्व था जिसको एक्सप्लेन किया था, वो कर्व तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से था। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास कर्व था, उसको अपन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारे पास में, इसमें मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे तुम्हारे पास में पावर जो होता है, ठीक है, वो होता है इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये होता है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, यही तो होगा तुम्हारे पास, प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। सही है ये, ठीक है, ये ऐसे होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया होता है, ये होता है ना, तो इसको ध्यान रखना, ये तुम्हारे पास इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको ही तुम पावर बोलते होंगे। ठीक है ना, ये होता है प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। ठीक है, तो अगर मैं पावर निकालना चाहूं और कोई स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है आपके पास में, तो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 और प्रोपोर्शनल टू एरिया, देखो इधर जाएगा तुम्हारे पास, स्फेयर का एरिया होता है 4πr स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उसकी रेडियस के स्क्वायर। तो यहां से क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, काफी क्वेश्चंस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तुम्हारे पास में, जैसे एक आपने देखा होगा लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। ठीक है, लैम्डा एम क्या है,
वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या बन जाती हो, मैक्सिमम बन जाती हो, है ना। तो यहां से तुम क्या देखोगे, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, तो ग्राफ से क्वेश्चन कर सकते हो यहां से। ऐसे ही एक होता है न्यू प्रोपोर्शनल टू टी, ये होता है आपके पास में, है ना, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक बॉडी में कोई और फॉर्मूला बचा है? ब्लैक बॉडी में मेनली तुम्हारे पास यही थे, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं तुम्हारे पास नेक्स्ट कौन सा आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था तुम्हारे पास में, जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो थी आपके पास में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही थी तुम्हारे पास। एच न्यू नॉट क्या है आपके पास, दैट इज फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस तक आने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को, दैट इज द वर्क फंक्शन, ओके। इसको मैंने क्या लिखा था, EVS, ठीक है, दैट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वह पोटेंशियल जिसपे करंट जीरो बन जाती हो, है ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इन्हीं दो तुम्हारे पास में इक्वेशन से सारे ग्राफ तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, वो आपको थोड़ी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही था, ठीक है। अब इसमें मान लो तुम्हारे पास में चांसेस क्या होते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, तो यहां से आप VS इज इक्वल टू निकाल सकते हो, एच न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा, E अपॉन में आ जाएगा माइनस एच न्यू नॉट अपॉन E, ठीक है। ध्यान रखना सेम मटेरियल है तो उसके लिए तुम्हारे पास में वर्क फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अपना आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, पहली तो सबसे पहले इसमें जो तुम्हारे पास में स्कैटरिंग होती है वो कैसी होती है, इलास्टिक या इनइलास्टिक, इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। दूसरा तुम्हारे पास में इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है वो कैसी होती है, रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक मोशन होती है ना। ये BARC गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तीसरा तुम्हारे पास में इसमें जो मेन इक्वेशन होता है दैट इज द लैम्डा डैश, क्या होता है लैम्डा डैश, स्कैटर्ड वेवलेंथ, है ना। जैसे तुम्हारे पास मान लो ये कोई एक्सरे फोटोन आ रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन एक रेस्ट में है, तो तुम्हारे पास क्या मिलता है, आपके पास क्या मिलेगा, यहां पे फोटोन स्कैटर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होगा, ऐसा ही तो होता है तुम्हारे पास में। इसकी लैम्डा है तो इसकी क्या मानते हैं, लैम्डा डैश मानते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो लैम्डा डैश है वो इंसिडेंट से कुछ इंक्रीज होके मिलती है, दैट इज द लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस लैम्डा C 1 माइनस cos फाई, ठीक है। फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटर्ड एंगल जिसको बोलते हैं, दिस इज फाई, दिस इज थीटा। फोटोन जिस एंगल पे स्कैटर्ड होता है दैट इज फाई, ओके। तो यहां पे तुम्हारे पास ये हो गया, पता होना चाहिए लैम्डा क्या है, जो इंसिडेंट वेव है उसका वेवलेंथ, लैम्डा डैश स्कैटर्ड का तुम्हारे पास फोटोन का, लैम्डा C को अपन बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ इज इक्वल टू H अपॉन M नॉट C, ठीक है। ये तुम्हारे पास होता है लैम्डा C, ओके। इसके अलावा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा लैम्डा, क्या बोलेंगे इसको, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा लैम्डा C 1 माइनस cos फाई, ठीक है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन या साइन फाई अपॉन लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा माइनस cos फाई, यही होता है। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन फाई अपॉन में P अपॉन P डैश माइनस cos फाई, ठीक है। आई होप आपने याद कर लिए होंगे सारे फॉर्मूले। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर, है ना। वेरी गुड, ठीक है। एक तुम्हारे पास वेवलेंथ शिफ्ट होता है, वो क्या होता है, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, और जो एनर्जी लॉस जो होता है तुम्हारे पास E माइनस E डैश अपॉन E, ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है ना। इतना कर लोगे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर कंसेप्ट समझा है, जैसे इस डायग्राम को अच्छे से समझा है,
तो क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, क्या होता है पेयर प्रोडक्शन के अंदर? एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, यही होता है तुम्हारे पास में। इसके अंदर तुम्हारे पास जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पेयर एनहिलेशन। ठीक है, तो पेयर एनहिलेशन क्या होता है आपके पास में? जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्टेड होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे 1 गामा लिखता हूं तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? लीनियर मोमेंटम यहां पे कंजर्व नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ जेस्ट के अंदर। ठीक है ना, तो कुछ चीजें जो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा। अगर मैं एक और गामा लगा दूंगा तुम्हारे पास में, अब ये रिएक्शन कंजर्व हो जाएगी क्योंकि यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है तुम्हारे पास में? पेयर प्रोडक्शन हो गया, पेयर एनिलिशन हो गया, उसके बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ, यही आता है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, दैट इज एच अपॉन एम बी, या फिर अपन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2me, ये भी लिख सकते हैं ना। ये दोनों फॉर्मूले काम में आते हैं, ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूले काम में आते हैं। E इज द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, E इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि E के इज इक्वल टू क्या होता है? p²/2m। ठीक है, तो यहां से p इज इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूं? अंडर में 2m ही रख सकता हूं। ठीक है, अब तुम्हारे पास में मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो क्या होता है फॉर्मूला? 12.28 अपॉन एंगस्ट्रॉन। ठीक है, या फिर मैं बोलूं 150/v अंडर रूट में एंगस्ट्रॉन, यही होता है। प्रोटॉन के लिए क्या होता है? 0.287 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉन। ठीक है, v क्या है? वेलोसिटी, पोटेंशियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसे ही तुम अल्फा पार्टिकल के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ वो सब निकाल सकते हो ना, वो सब आपको निकालना आना चाहिए ना। न्यूट्रॉन के लिए कितना होता है, अल्फा पार्टिकल के लिए कितना होता है। न्यूट्रॉन के लिए ईके की जगह क्या रख दोगे? यहाँ पे Q इंटू वी रख दोगे। ठीक है, चार्ज तुम्हें पता है, पोटेंशियल तुम्हें गिवन होगा तो तुम वहां से निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके तुम ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के सारे फॉर्मूले आई होप तुमने याद किए होंगे, और याद होंगे, तुम्हें याद होने चाहिए भैया ना। आज तक मैंने जो पढ़ा दिया है वो सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास में फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, यही आता है। ठीक है, इसमें पहली चीज तो फेज वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा बाई के, एच क्रॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो E अपॉन पी, दैट इज द फेज वेलोसिटी। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा? डी ओमेगा अपॉन डी के, या फिर डी अपॉन डी पी, दैट इज द ग्रुप वेलोसिटी। दोनों में रिलेशन पता है? Vg इज इक्वल टू क्या होता है? Vp प्लस के dVp अपॉन dk, या फिर मोमेंटम में लिखना है तो h क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो Vp प्लस P dVp अपॉन dP, या वेवलेंथ में लिखना है तो Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन d लैम्डा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दैट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो यहां इतना कर लोगे सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है आपका? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, HB प्रिंसिपल। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या होता है, सबको पता है, डेल्टा x डेल्टा px ग्रेटर देन आर इक्वल टू h क्रॉस बाई 2, सभी सही है। ठीक है, अगर आपके पास गाउसियन टाइप का है तो h क्रॉस बाई 2 आएगा। ठीक है, और नॉन गाउसियन के लिए तुम्हारे पास जनरली h क्रॉस लेते हैं। अब वो क्वेश्चन में देखा जाता है ऑप्शन किससे मैच हो रहा है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन होगी वो चाहिए कि कम से कम अनसर्टेनिटी हो, तो हो सकता है वो h क्रॉस बाई 2 से आंसर निकल रहा हो वहां से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा x p इज इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। तो हो सकता है वेलोसिटी में तुमसे क्या पूछे? अनसर्टेनिटी पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी और टाइम का पता है आपको, डेल्टा E डेल्टा t h क्रॉस। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास हो सकता है एनर्जी का दे दे और टाइम का पूछ ले, या फिर एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था। ठीक है ना, किसमें पूछा? टाइम में पूछा था। और तुम्हारे पास में
वेवलेंथ के फॉर्म में कुछ दे रखा था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, तो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स फिनिश, यही था ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। नेक्स्ट आपका क्या आता है, वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन के लिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात आती है डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन। डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास वन डायमेंशन है, तो अपन क्या लिखते हैं, साई एक्स के मोड का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। किसकी कंडीशन है ये, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो तुम्हें मान लो साई एक्स की डायमेंशन निकालनी है, तो साई एक्स का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन लेंथ हो जाएगा, dx मतलब लेंथ हो जाएगा, दैट मींस 1 अपॉन l। तो साई एक्स की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, l की पावर माइनस हाफ, दैट मींस m0 l टू द पावर माइनस हाफ t0, ये हो जाएगी तुम्हारे पास डायमेंशन। ऐसे जब टू डायमेंशन निकालोगे तो यहां पे dx dy आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा, तो m0 l की पावर माइनस 1 t0। ऐसे थ्री डायमेंशन में कितना आ जाएगा, l की पावर माइनस 3/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई dx अगर वन डायमेंशन है, और अगर थ्री डायमेंशन है तो साई स्टार साई d2। अगर स्फेरिकल के अंदर है तुम्हारे पास तो साई स्टार साई आर स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ठीक है। फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, थीटा की लिमिट और r की लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। तुम्हारे पास में जो स्फेयर है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, दैट मींस 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है तुम्हारे पास, ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन, सबको पता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास मान लो ये है साई आई स्टार साई जे dx या d2 जो भी है, वन डायमेंशन थ्री डायमेंशन, ये अपन लिखते हैं डेल्टा आई जे। डेल्टा इज द डिराक डेल्टा, क्रोनिकल डेल्टा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 1 कब होगा, जब आपके पास i इज इक्वल टू जे होगा। 0 कब होगा, इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, और इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। ये आपको पता होगा। चलिए उसके बाद बात आती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कोई भी तुम्हारे पास मान लो ऑपरेटर ए कैप है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, साई स्टार ए कैप साई dx अगर वन डायमेंशन है, अपॉन में साई स्टार साई dx, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फंक्शन को, तो ये लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुमने फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, 1 आ गई। तो तुम जो ए कैप की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखोगे, दैट इज साई स्टार ए कैप साई dx, यही लिखोगे, ठीक है। क्योंकि फंक्शन, तुम कोई भी क्वेश्चन होगा, फंक्शन को पहले क्या करोगे, नॉर्मलाइज करोगे, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं, तो तुमने फंक्शन को नॉर्मलाइज किया है, ऐसे माना है मैंने, तब जाके तुमने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई तुम्हारे पास। अच्छा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आती है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रियल है या इमेजिनरी है। रियल होता है तुरंत 0 कर दो उसको, है ना। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी क्या हो जाएगा, अगर रियल वेव फंक्शन है तो 0 हो जाएगा। पी स्क्वायर भी 0 होगा, पी स्क्वायर 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। एनर्जी तुमसे पूछे तो एक फॉर्मूला कल मैंने और बताया था, क्या होता है, समेशन आई ई आई पी आई, ठीक है भाई। जो भी स्टेट की एनर्जी साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 स्टेट दे रखे हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 P1 प्लस E2 P2, ऐसे हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। अब क्या आता है तुम्हारे पास, श्रोडिंगर इक्वेशन, या इससे पहले कुछ और पढ़ाया था, इससे पहले कुछ और पढ़ाया था या श्रोडिंगर इक्वेशन आता है सीधा, वेव फंक्शन। अच्छा हाँ बताओ बताओ, जीरो के लिए वो करते हैं, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी खोल लो तो कोई बात नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से कॉपी खोल के देखो कौन सा टॉपिक रह गया बताओ। क्या हो पंकज,
समझ में आ रहा है? रिवीजन ऐसे ही चलेगा, है ना? रिवीजन ऐसे नहीं कि तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा। हाँ, एक्सेप्टेबल नॉट, हाँ यही होगा ना कि कौन सा फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन अपन चेक करते हैं कि वो तुम्हारे पास में फाइनाइट आना चाहिए। दूसरा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तीसरा आपके पास क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। चौथा आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव तुम्हारे पास फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, पांचवा आपके पास में स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, है ना? स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। कहने का मतलब साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाइड करता है, दैट फंक्शन एक्सेप्टेबल फंक्शन, अदरवाइज नॉट एक्सेप्ट बाय क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इसको एडमिसिबल भी बोलते हैं या वेल डिफाइंड वेव फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो जनरली अपन इन सभी क्वेश्चंस को ग्राफ से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे ग्राफ में किसी में तुम्हारे पास ऐसे आ रहा है, यहाँ पे पीक आ रही है, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लोप बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास और सारी कंडीशन तुम चेक कर सकते हो। क्या ओनली साइन एक्स दे दे तुम्हें तो साइन एक्स एक एक्सेप्टेबल फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होता। हाँ, अगर उसकी रेंज डिफाइन कर देता है तो वो फिर बाद में क्या होगा? वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स एक्सेप्टेबल होता है क्या भाई? अभी तो बताया था मैंने ग्राफ उसका ग्राफ तुम्हारे पास कुछ इस तरह से आता है, तो ये कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपके पास में। ठीक है, इसके बाद बताइए कौन सा टॉपिक आता है आपके पास? बाउंड स्टेट। ठीक है, तो बाउंड स्टेट की मैंने कंडीशन बताई थी। बाउंड स्टेट क्या? एट बाउंड्रीज पे आपके पास में क्या होना चाहिए? वो वेनिश होना चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है उसकी बाउंड्री माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट हो, तो वहां पे जीरो होना चाहिए। हो सकता है उसकी बाउंड्री जीरो से इनफाइनाइट हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए? वेनिश होना चाहिए। हो सकता है उसकी बाउंड्री जीरो से पाई हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए? वेनिश होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द बाउंड स्टेट। ओके, इतना सही था और क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। नेक्स्ट बताइए इसके अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, तो इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन याद रखनी होती है तुम्हें। क्या होती है? एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच साई मतलब टी प्लस वी, साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट होती है, टाइम इंडिपेंडेंट होती है। वो किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। अभी अपन टोटल क्या पढ़ रहे हैं? TISE, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। अगर वो वन डायमेंशन है, दैट मीन्स डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई इज इक्वल टू ई साई। ये होता है आपके पास में। थ्री डायमेंशन है तो डेल स्क्वायर हो जाता है। थ्री डायमेंशन है तो क्या हो जाता है तुम्हारे पास? डेल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। अगर तुम्हें मान लो वेव फंक्शन दे रखा है और तुम्हें क्या पूछे? पोटेंशियल आपसे पूछे। वेव फंक्शन आपको क्या है? गिवन है और पोटेंशियल आपसे पूछ रहा है, तो कैसे सोल्व करोगे? श्रोडिंगर इक्वेशन लगा के फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ किसका कंपेयर करोगे? पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट का। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो साइड दे दे और एनर्जी पूछे, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? पार्टिकल कैसा होगा? वो फ्री पार्टिकल होगा। ऐसे क्वेश्चंस बना लिए थे अपन ने काफी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बताइए। नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, ये इसका फिजिकल मीनिंग वगैरह वो देख लिया था अपन ने। ठीक है, क्या बताता है फिजिकल मीनिंग? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को बताएगा। इन ईएमटी के अंदर क्या बताएगा? कंजर्वेशन ऑफ लोकल चार्जेस। ठीक है ना, अब लोकल चार्ज क्या होते हैं वो सब अपन ईएमटी में देखेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एस क्या होता है? फॉर्मूला एच क्रॉस अपॉन 2 आयोटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, दैट इज द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ठीक है, ये हमेशा वैलिड रहेगा चाहे कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, सेकंड एक जो कि ज्यादा काम में आता है, v इंटू मोड साई स्क्वायर। v क्या है? पोटेंशियल।
वेलोसिटी है, v इज द वेलोसिटी, ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी है, ओके। और वेलोसिटी जनरली क्या लिखा जाता है, h क्रॉस k बाई m, ठीक है। अब हो सकता है वेव वेक्टर आपको अल्फा दे दे तो h क्रॉस अल्फा बाई m कर देना, हो सकता है ये k1 दे दे तो k1 बाई m कर देना वहां पे, ठीक है। ये कब वैलिड है तुम्हारे पास में, कॉम्प्लेक्स और सिंगल वेव फंक्शन हो तभी वैलिड है तुम्हारे पास में, ठीक है। अच्छा रियल है तो क्या ये वैलिड होगा, नहीं होगा, रियल है तो, है ना, रियल है तो वैलिड नहीं होगा। तीसरा तुम्हारे पास जो कि हमेशा वैलिड रहेगा तुम्हारे पास, रियल पार्ट ऑफ साई स्टार v साई, ध्यान रखना v इज द ऑपरेटर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो v की जगह क्या रखोगे आप, p बाई m, और p की वैल्यू माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल x, अगर वो वन डायमेंशन है तो, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको सोल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, s इज इक्वल टू 0 किसके लिए, इफ साई आपके पास क्या हो, रियल हो, ठीक है। नेक्स्ट और भी है फॉर्मूले, इतना ही है, ठीक है। इसके बाद में इसकी आती है डायमेंशन, तो कौन से वाले फॉर्मूले से निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो जैसे अपन वन डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है ना, वन डायमेंशन, तो s इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई साई स्क्वायर, तो अगर वन डायमेंशन है तो साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, तो साई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन लेंथ, यानी कि 1 अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, दैट मींस सेकंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे टू डायमेंशन निकाल लोगे, क्या आएगा, मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, थ्री डायमेंशन मीटर -2 सेकंड इनवर्स, ये हो गया डायमेंशन। क्वेश्चन आपने बना लिए होंगे यहां से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बताओ जल्दी से। अच्छा इसकी डायरेक्शन बता सकते हो, देखो साइन इक्वल टू ए टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, बताओ ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसकी डायमेंशन बताओ। देखो इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, वेव की पॉजिटिव होगी। अगर दोनों सेम होती हैं तो नेगेटिव होगी। इसका प्रूफ मैंने बता दिया था, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, अब बताओ नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। दोनों अगर नेगेटिव होते हैं या दोनों अगर पॉजिटिव होते हैं, मतलब सेम साइन होता है, तो तुम्हारे पास में क्या होगा, वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, और अगर डिफरेंट साइन होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में बताओ टॉपिक। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ साई एक्स टू फाई पी, ठीक है, या फिर साई एक्स का के स्पेस में, है ना, ये अपने कन्वर्जन। तो मोस्ट प्रोबेबल जो अगर क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का ही आएगा। अगर तुम्हें पोजीशन स्पेस के अंदर वेव फंक्शन गिवन है और आपको मोमेंटम स्पेस में पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 अपॉन अंडर रूट में 2 पाई एच क्रॉस इंटीग्रेशन साई एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा पी डीपी या डीएक्स, जो यहां पे होगा वो होगा यहां पे, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेनली तुम्हारे पास यही फॉर्मूला काम का है। इसके अलावा इसमें मैंने डिराक डेल्टा का बताया था, ठीक है। जैसे डेल्टा एक्स माइनस ए, तो क्या होगा आपके पास में 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ए टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ए डी के, ये होता है डिराक डेल्टा का, ठीक है। ध्यान रखना ये के तो है तुम्हारे पास, डी के आएगा, ठीक है। यहां डीएक्स मत कर देना, कंफ्यूज मत रहना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन पोजीशन स्पेस में गाउसियन होता है तो मोमेंटम स्पेस में कैसा होगा, गाउसियन ही होगा। अगर कोई वेव फंक्शन पोजीशन स्पेस में प्लेन वेव टाइप का होता है तो मोमेंटम स्पेस में डिराक डेल्टा टाइप का होगा, और अगर कोई वेव फंक्शन पोजीशन स्पेस में डिराक डेल्टा है तो मोमेंटम स्पेस में प्लेन वेव, वाइस वर्सा होता है, ठीक है, लिखवाया होगा मैंने। चलिए इसके बाद में कौन सा टॉपिक आता है बताइए। हाँ, हिल्बर्ट स्पेस। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, क्वांटम मैकेनिकली कोई भी वेव फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए एक स्पेस डिफाइन किया गया, दैट इज द हिल्बर्ट स्पेस, जिसकी डायमेंशन इनफाइनाइट होती है और वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। फिर ब्रैकेट नोटेशन सबको पता होगा, ठीक है ना। जो कैट है अगर उसको ब्रा में चेंज कर रहे हैं उसका मतलब उसका क्या लिया गया है,
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया गया है। यहां मैं बात करूं उसका डेगर लिया गया है। डेगर क्या होता है? ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट प्लस ट्रांसपोज, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आई होगी। नॉर्म क्या होता है? नॉर्म क्या होता है? साई साई और इसका तुम्हारे पास में 1/2 जो कि लेंथ को बताएगा एक, दैट इज द नॉर्म, ठीक है। और बताइए क्या है? ऑपरेटर इसके बाद में ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स में ऑपरेटर क्या होते हैं? एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जो कि फंक्शन को चेंज भी कर सकता है और हो सकता है तुम्हारे पास सेम फंक्शन है। अगर सेम फंक्शन आता है तो उसमें जो कांस्टेंट आता है वो होते ही उसकी आइगन वैल्यू, और फंक्शन और स्टेट जो होता है दैट इज द आइगन स्टेट, ओके। उसके बाद में डिफरेंट ऑपरेटर देखा था अपन ने। लीनियर ऑपरेटर तुम्हारे पास में ए कैप अगर लीनियर ऑपरेटर है तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, प्लस C2 phi2 इज इक्वल टू C1 ए कैप phi1 प्लस C2 ए कैप phi2, इस कंडीशन को फॉलो करेगा। दूसरी कंडीशन एक और है, स्केलर क्वांटिटी के साथ में, आपको पता होगा। नेक्स्ट है हर्मिशियन ऑपरेटर। डेफिनेशन आपको याद रखना है। सेकंड है आपके पास में हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। अगर कोई ए कैप कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है तो इसका डेगर किसके इक्वल होगा? ए कैप के इक्वल होगा। या फिर साई स्टार ए कैप फाई dx अगर वन डायमेंशन में है तो किसके इक्वल होगा? ए कैप साई का स्टार फाई dx। यही तो होता है तुम्हारे पास, ठीक है। अब इसको डिराक में भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। इसके अलावा तुम्हारे पास ये पता होना चाहिए जो d/dx का जो डेगर होता है वो क्या होता है? -d/dx, ठीक है। यानी कि हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन है? एंटी हर्मिशियन है, ठीक है। हर्मिशियन की प्रॉपर्टी, इसकी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव रियल होती है, नेगेटिव रियल होती है, फिर रियल होती है? रियल होती है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी मुझे पता है तुम कंफ्यूज होगे, अगर एग्जाम में आता है तो तुम कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूज नहीं रहना है, बार बार याद रखना है। रियल का मतलब रियल, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सेकंड तुम्हारे पास में इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी आपके पास क्या होगी? रियल होगी। थर्ड तुम्हारे पास मान लो एक कोई ऑपरेटर है दैट इज द हर्मिशियन ऑपरेटर, और वो तुम्हारे पास में डिफरेंट वेव फंक्शन पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास मान लो, और ये तुम्हारे पास A1 साई आता है। सेम ऑपरेटर दूसरे फंक्शन पे अप्लाई होता है, A2 फाई आता है आपके पास में। तो क्या होगा? ये दोनों ऑपरेटर आपस में क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है? अगर ए कैप में डेगर करता हूं तो दैट इज माइनस ए कैप, ठीक है, या फिर यहां पे माइनस साइन लगा देना, ठीक है। दैट इज द एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी, इसकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है, प्योर होगी, प्योर इमेजिनरी होगी या फिर जीरो होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके अलावा एनर्जी का ऑपरेटर है, मोमेंटम का ऑपरेटर है, जितनी भी मतलब ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज हैं वो सभी क्या होंगी? हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है तुम्हारे पास में प्रोजेक्शन ऑपरेटर। सिंपल तरीका बताया था मैंने, P कैप इज इक्वल टू H प्लस I। H इज द हर्मिशियन, I इज द आइडेम्पोटेंट। H का मतलब वो A कैप अगर कोई तुम्हारे पास में प्रोजेक्शन है तो वो हर्मिशियन होना चाहिए। आइडेम्पोटेंट का मतलब A स्क्वायर इज इक्वल टू A होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता है तो आप आराम से कोई भी ऑपरेटर को प्रोजेक्शन ऑपरेटर प्रूफ कर सकते हो। अगर वो है तो, नहीं है तो क्या? तो प्रूफ नहीं कर सकते? प्रूफ तो कर सकते हो, लेकिन ये प्रूफ कर सकते हो कि वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं है। चलिए, इसकी प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यूज 0 1 होती है। आइगन वैल्यूज इसकी 0 और 1 होती है। और प्रॉपर्टीज थी इसकी, अगर प्रोजेक्शन ऑपरेटर दो ऑपरेटर हैं उनका सम भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा इफ अगर दोनों प्रोजेक्शन ऑपरेटर एंटी कम्यूट करते हो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज की, उनका मल्टीप्लिकेशन एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा यदि वो दोनों ऑपरेटर कम्यूट करते हो। यही प्रॉपर्टी थी। चलिए, उसके बाद में आता है तुम्हारा पेरिटी ऑपरेटर। पेरिटी ऑपरेटर डेफिनेशन, जस्ट एक स्पेस रिफ्लेक्शन होता है। इनकी आइगन वैल्यूज कैसी होती है? ±1 होती है। ये क्या हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन में
अगर उसका पोटेंशियल सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज थी वो आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद में कौन सा आता है ऑपरेटर, यही है ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर। क्या होता है यूनिटरी ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर यू कैप या ए कैप मान लो, ये यूनिटरी होगा अगर इसका डेगर ए कैप इज इक्वल टू या फिर ए कैप डेगर इज इक्वल टू क्या हो आपके पास में आई हो, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड यूनिटरी ऑपरेटर। इसकी प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यू क्या होती है इसकी आइगन वैल्यू मतलब इसका जो मॉड्यूलस होगा आपके पास में वो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब वो आइगन वैल्यू जरूरी नहीं है +1 हो, ठीक है। हो सकता है वो आपके पास, मैंने एग्जांपल बताया था, तुम्हारे पास e टू द पावर आयटा पाई क्या आइगन वैल्यू हो सकती है यूनिटरी ऑपरेटर की, e टू द पावर आयोटा पाई क्या आइगन वैल्यू हो सकती है यूनिटरी ऑपरेटर की, हाँ हो सकती है भाई। इसका मोड, इसका स्क्वायर करके देखो, तुम्हारे पास में क्या आएगा 1 आएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। ये हो सकती है आइगन वैल्यू उसकी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, उसका जो मॉड्यूलस है तुम्हारे पास में वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और इसके बाद में क्या बचा है दिखाओ, स्पेशल ट्रांसलेशन ऑपरेटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि 2 ऑपरेटर होते हैं, एक तो फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेटर और एक बैकवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेटर, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास ये एक पोजीशन है R, इस पर मैं कोई ऑपरेट करता हूं ऑपरेटर, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास में क्या बना देगा, अगर ये x लेता हूं 1 डायमेंशन है तो इसको x ले लो भाई, ठीक है। मान लो ऑपरेट करने के बाद में कहां पहुंच जाता है ये x प्लस a पे, तो ये फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, क्योंकि यहां पे फंक्शन नहीं है, ठीक है। दिस इज फॉरवर्ड, ठीक है। अगर मैं इसी ऑपरेटर को दूसरे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, ये इस पे अप्लाई करता हूं और ये पहुंच जाता है x माइनस a पे, तो ये क्या है आपके पास में बैकवर्ड है, मतलब ये यहां पे पहुंच जाता है तुम्हारे पास में -a, ठीक है। सेम कंडीशन अगर मैं किसी फंक्शन पे अप्लाई करता हूं तो क्या होगी साई x माइनस a, तो क्या होगा, ये दोनों में डिफरेंस है देखो, ठीक है। और तुम्हारे पास अगर मैं किसी फंक्शन पे अप्लाई करने के बाद में साई x प्लस a आता है, दैट इज बैकवर्ड, ठीक है। इसमें इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा AP अपॉन में h क्रॉस, यही होती है आपके पास में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा AP अपॉन h क्रॉस, ओके। ध्यान रखने का तरीका, याद करने का तरीका, ये भी माइनस है फंक्शन में, ये भी माइनस होगा। ऐसे ही जो बैकवर्ड है उसका वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा AP अपॉन में h क्रॉस, ये प्लस में आएगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस आएगा। इतना सीख जाओ, तुम ट्रांसलेशन ऑपरेटर के सारे क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट टॉपिक बताइए, कॉम्यूटेशन रिलेशन, ठीक है। तो कॉम्यूटेशन रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ए कैप बी कैप, अगर कोई 2 ऑपरेटर है, ठीक है, उनके कॉम्यूटेटर को कैसे डिफाइन करेंगे अपन, AB माइनस BA, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए XPX क्या होता है आपके पास में, आयोटा h क्रॉस। प्रूफ कर लोगे, कैसे करोगे, दोनों तरफ फंक्शन साई लेकर। साई क्यों लिया दोनों तरफ, क्योंकि इसमें क्या आता है तुम्हारे पास में डिफरेंशिएट ऑपरेटर आता है, तो जहां पे भी डिफरेंशिएट ऑपरेटर आता है तो कोशिश किया करो साई लेके करने की सोल्व, ठीक है। इसके अलावा XPY क्या होगा, XPY 0 होता है, XPZ आपके पास क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम आता है, तो एंगुलर मोमेंटम याद करवा दिया था मैंने, LX क्या होगा, X के बाद में आता है YPZ माइनस ZPY, ऐसे ही Y के बाद में Z आता है तो ZPX माइनस XPZ, ऐसे ही Z के बाद में X आता है XPY माइनस YPX, ये आपके पास में एंगुलर मोमेंटम हो गया। इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, मैं कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, A कैप B कैप C कैप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB और C बाद में आ रहा है, उसको बाद में लिखना है, ठीक है, प्लस AC और B के आ रहा है तुम्हारे पास, पहले आ रहा है तो उसको पहले ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास में देखिए, इसके अलावा तुम्हारे पास में A कैप B कैप की पावर n, तो क्या होगा n B की पावर n माइनस 1, अगर A पहले है तो A पहले ही लिखना है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास में B की
बी ए की पावर एन, तो इसको क्या लिखोगे, एन ए की पावर एन माइनस वन, पहले बी है तो कॉम्यूटेशन में पहले बी ही लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास फंक्शन के फॉर्म में आ जाए, जैसे मान लो ये है एक्स एफ पी, तो क्या होगा आपके पास में, जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसके, एफ पी का, पहले एक्स आ रहा है तो एक्स और यहां पे पी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, ठीक है। तो कुछ यही फॉर्मूले थे। अब हो सकता है वो एक्स का फंक्शन हो तो हम कैसे लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्स एफ एक्स सेम है तुम्हारे पास में, तो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। यहीं तक ही पढ़ा था या और पढ़ लिया था? अच्छा, इसके बाद में अपन ने देख लिया था पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट तो वही बताएगा कि कोई वेव फंक्शन है वो उस पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस के अंदर तुम्हारे पास में वेव फंक्शन को कैट साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या थी? अच्छा, इससे पहले तुम्हारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे कोई तुम्हारे पास कैट साई है, वो कोई लीनियर सुपरपोजिशन अलग अलग फंक्शन का है, C1 φ1 C2 φ2, तो उसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगी, मोड CI का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर सबका सम इज इक्वल टू 1, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ओके। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी, मान लो आपका नॉर्मलाइज होने के बाद मान लो φ1 की साई में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या करोगे, मोड C1 का स्क्वायर, ठीक है। φ2 की साई में निकालना है तो मोड C2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, सॉल्यूशन करने के, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास फिर ऑपरेटर वाला पोस्टुलेट्स आ गया था, ऑब्जर्वेबल वाला पोस्टुलेट्स आ गया था। कोई भी ऑब्जर्वेबल अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो वाला पोस्टुलेट्स आ गया था, ठीक है। तो वो अपन ने देख लिए थे। आज अपन देखेंगे आगे के पोस्टुलेट्स तो खत्म हो गए थे, उनके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में, TFR में, नेट में, गेट में, जेस्ट में, जैम में, इनमें आए हुए हैं। साथ में नेक्स्ट जो टॉपिक है, कोई वेव फंक्शन कब क्लासिकली अलाउड रीजन में होगा, कब क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में होगा, अगर क्लासिकल अलाउड रीजन के अंदर है तो उसका नेचर कैसा होगा, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन के अंदर है तो उसका नेचर कैसा होगा, वो टॉपिक अपन आज देखेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन नहीं आया जो मैंने होमवर्क दिया था, वो भी सबको नहीं आया, हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी बता देंगे। उससे पहले क्वेश्चन कर लो, क्योंकि मैं 2-4 मिनट रेस्ट कर लेता हूं, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। तो क्या रिवीजन हो गया, यस और नो? तो सारे फॉर्मूले वगैरह याद हो गए? तो ऐसे अपन टाइम से, है ना, जब भी लगेगा, जैसे मान लो अपना क्वांटम खत्म हो गया, ठीक है, अपन ने नेक्स्ट मैथमेटिकल, EMT, क्लासिकल जो भी स्टार्ट की है, ठीक है, तो बीच में कभी भी, है ना, जैसे आज आपको पता था रिवीजन होगा, नहीं पता था, है ना। मान लो अपन मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज तुम क्लास लेने आए हो, पढ़ने आए हो मैथमेटिकल, रिवीजन चल रहा है पूरी क्वांटम का, हो सकता है पूरे दिन की क्लास निकल जाए, ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट हो जाए ना उसको छोड़ना नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करना है, जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बर्डन नहीं है। तो अभी आपको क्या लगेगा, हाँ ये भी याद है, ये भी याद है, लेकिन जब 3, 4, 5 सब्जेक्ट ऐसे होने लग जाएंगी तब आपको लगेगा कि पीछे का सब कुछ भूल गए, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो। और एक बार भूल जाओगे ना, उसको रिकॉइल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्वांटम तुम्हें पता है कितनी बड़ी चल रही है अभी, है ना। अभी तो ये मान के चलो 30% सिलेबस हुआ है, 30 to 35% सिलेबस हुआ है, लेकिन बेसिक हो चुका पूरा, ठीक है, पूरा बेसिक हो चुका। ये अगर तुम अच्छे से समझ लेते हो तो आगे की क्वांटम आपको बिल्कुल आसान लगेगी, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर इसी में ही तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, यही आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर बाद में आगे क्वांटम को समझना मुश्किल है, ठीक है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पीछे का समझ लेना, मैं बोल रहा हूं समझ, अगर आप जाओगे तो आगे की चीजें आराम से समझ जाओगे। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना है। जब तक नहीं अभी तो मैं क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन करवा रहा हूं, पीछे की चीज काम में आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ वहां पे अपन ने पढ़ा था, ये ऐसे होता है। लेकिन आगे जब अपन पोटेंशियल प्रॉब्लम में चले जाएंगे तो वहां पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, वो कैसे होता है ये नहीं बताऊंगा, ये तो बता दूंगा e⁻x का ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तुम्हारे पास sin x का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है, नोड जो होता है, ठीक है,
नोड किसको कहा जाता है ना? अभी तो पता होगा आपको, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स उनको नहीं पता होगा, ठीक है? तो वो पढ़ लेना इन चीज़ों को, क्योंकि आगे पोटेंशियल प्रॉब्लम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नहीं बताऊंगा, ये तो बता दूंगा कि कोई वेव फंक्शन में कितने नोड्स हैं, लेकिन ये नोड्स क्या होते हैं ये नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना? तो कोशिश करो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पीछे की चीज़ का रिवाइज करने का, रिवाइज क्या, पढ़ने का, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मतलब जो ये चीज़ पढ़ चुके हैं अभी क्लास के अंदर वो रिवाइज करने का, ठीक है? तो लिखिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए, TIFR में पूछा हुआ है, लिखेंगे दैट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज वेव फंक्शन, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज वेव फंक्शन, psi x is equal to 1/3 psi 0 minus 2 root 2 psi 1, 3 psi 0 minus 2 under root 2 psi 1 plus 2 under root 2 psi 2 plus 2 under root 2 psi 2, where psi nxt is, where psi nxt is the eigenfunction belonging to eigenfunction belonging to the nth energy eigenvalue, to the nth energy eigenvalue and is n plus half h cross omega, and is n plus half h cross omega. The expectation value, the expectation value of E मतलब आपको ये निकालना है, the expectation value of E for the state psi x is, for the state psi x is, expectation value इस स्टेट के लिए क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है? TIFR 2013 में पूछा हुआ है, निकालिएगा जल्दी से।